जैसे मान लीजिए हम लोग ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में जा रहे हैं तो ये थोड़ी डार्क लाइन होगी, इंटेंसिटी दिखा रहे हैं, देखिए दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये स्पेक्ट्रल लाइन है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, थोड़ी डार्क होगी। दूसरी लाइन जो होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, तीसरी लाइन की इंटेंसिटी और कम होगी, चौथी लाइन की और कम। जैसे जैसे n की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इंटेंसिटी कम होने का मतलब डार्क लाइन, लाइट लाइन, डार्क कलर दिखेगा, ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, ये मतलब है। लिखिए इस पॉइंट को, लिखिए द इंटेंसिटी ऑफ, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन। The intensity of spectral line decreases, intensity of spectral line decreases with increase in the value of shell number, with increase in the value of shell number, with increase in the value of cell number। सेल नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी कम होने का मतलब हल्का कलर होता जाएगा। अभी देखिए डायग्राम दिखाया एनसीईआरटी ने, बनाना नहीं है, ये सारा एक रीजन आ रहा है। वन में देखिए सब किसके अंदर आएंगी, सब अल्ट्रा वायलेट। कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। तो ये सब आ रही किस में, 2 में आ रहे हैं तो बामर सीरीज, सब विजिबल रीजन, कलर दिखाया है, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, फिर पास्चियन, ब्रैकेट, फुंड, ऐसे है। एक सीरीज बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, सब एक रीजन के अंदर आ रही है, ऐसे लिखा हुआ है। ये नहीं बनाना है, सब आप लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन है कुछ पहले इसके ऊपर बेस्ड, 2-4 क्वेश्चन है, फिर आगे का पढ़ते हैं। लास्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डुअल नेचर वो पढ़ना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, अबव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, उसमें समझने वाला रहेगा, लिखना कम होगा। वो अगले टर्न तक वो सब कंप्लीट हो जाएगा। लिख डालिए, हाँ क्वेश्चन नंबर लिख लिए चाहे तो, या अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे जिन्होंने पूरा पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सभी ने पढ़ा है पूरा, जिनका एक आध क्लास छोटी हो तो कवर जरूर कर लिया करिए, ठीक है। और वीडियो हम डाल देते थे तो कुछ लोग अपसेंट होने लगते हैं, जब यूनिट कंप्लीट होगी तो वीडियो ऐड करेंगे, नहीं तो यहाँ है जिसका छूट जाए तो यहाँ आके पढ़ ले, ठीक है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग तक पहुंचेंगे तो पूरा वीडियो उठा के डाल देंगे, केमिकल बॉन्डिंग तक जो कवर होगा पूरा हो जाएगा। 2 चैप्टर, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा। चलिए बताइए क्या है आंसर। हार्डन के लिए Z बराबर 1, हाँ N1 N2 देख केमिस्ट्री हो गई। अब देखिए कितने कौन से किसका आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन कितना आ रहा है। लेमडा की वैल्यू आ रही है 5 × 10 की पावर -7 मीटर। और कोई बताए भाई। अब ये कैलकुलेशन आना चाहिए भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रही है एनसीईआरटी, देखिए क्या कह रही है एनसीईआरटी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, किसी के पास रखी हो किताब हो, किताब हो, बताए क्या आ रहा है आंसर, किताब देख के। एनसीईआरटी बुक देखिए, 2.1 का आंसर बताइए। लेमडा की वैल्यू कितनी आई, लेमडा 2.1,
तुम्हारा आ रहा 4.8 10 की पावर -7। हाँ क्या आ रहा किताब में एनसीईआरटी में, माइनस थोड़ी ना आएगा। हाँ पूरा बताइए लेम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 2.1 का। अरे देख के बता दो, देख के नहीं बता। कितना माइनस, माइनस में लेम्डा आएगा। डिस्टेंस माइनस ना पाओ, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ। ये कहेंगे पेन की लेंथ -1 सेंटीमीटर है क्या है। लेम्डा की वैल्यू 434 नैनो मीटर ये आ रही है। और मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग इसको, नहीं नैनोमीटर में आ रही है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन लिया है इसलिए ऐसा आ रहा है ऐसे। हाँ ठीक है, ये मीटर में निकलेगा, इससे नैनोमीटर में नहीं आएगा, हमारा मीटर में आएगा। ये अभी वैल्यू सही करिए, यहाँ सही होना चाहिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालना है। ठीक है, ये आएगा 4.34 10 की पावर -7 आएगा, 4.34 10 की पावर -7 आएगा मीटर में एग्जैक्ट। सॉल्व कर लीजिएगा। इतना मीटर मतलब उतना नैनोमीटर। समझ में आ रही बात। 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद वैल्यू निकाला करिए, तभी मैच करेगा। ये आ गया, लेम्डा आ गया, कर लेंगे ना। 5 आ ही गया था एक का लगभग, लेकिन इसमें छोड़ना नहीं है। 500 बहुत ज़्यादा हो गया, 434 नैनोमीटर बहुत छोटी वैल्यू है। इनमें बहुत पास पास पूरी वैल्यू निकालते हैं, इसमें दशमलव के बाद 2 वैल्यू तक निकाला करिए, काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा क्वेश्चन में। बढ़ा इसको। अच्छा अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। लेम्डा निकल आया तो फ्रीक्वेंसी निकालिए। ई बराबर एस सी अपॉन लेम्डा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ई बराबर एस सी अपॉन लेम्डा, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। एच न्यू कर दीजिए, एच सी अपॉन लेम्डा क्या नहीं, ऐसे करिए। हाँ फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लेम्डा कर दीजिए, आ जाएगा सी बाई लेम्डा। सी की वैल्यू कितनी 3 × 10 की पावर 8 मीटर, वो मीटर पर सेकेंड। हाँ और सी लेम्डा 4.34 10 की पावर माइनस कितना 7। ठीक है, निकाल लीजिएगा। सिक्स 6.91 10 की पावर 14 सही है। ठीक, वेरी गुड, ऐसे निकलना चाहिए आंसर। 6.91 10 की पावर 14। ये सब प्रैक्टिस करिएगा भाई, ये नहीं कराएंगे। अब इतना जाने गए आप, ये ऊपर आएगा प्लस में हो जाएगा 7, माइनस किया गया प्लस हो जाएगा 7 8 15 15 10 की पावर 14 कर लीजिए, एक जीरो लगा लीजिए, 30/4.34 की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे आ जाएगा। नहीं लिखा। अब ये कैलकुलेशन करिए, जिसको ना आ रहा हो ये गुणा भाग अलग से आके मिले तो हम बताएंगे। ये गुणा भाग नहीं आ रहा तो और परेशान जो नहीं, पूछिए तो सीखेंगे। तो अरे ठीक है छोड़ो तो फिर सब छूट जाता जाएगा। हर्ट्स में आएगी फ्रीक्वेंसी, किस में आएगी हर्ट्स में। चलिएगा जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें, फास्ट करना है, सब जानना है। एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम +1। एनर्जी का फार्मूला कोई बताए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है। हाँ -13.6 Z²/n²। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। n की वैल्यू 1, ऊपर z की वैल्यू क्या लेंगे, z 2, हीलियम का z 2, 4 तो मास नंबर होता है, हीलियम का z नंबर 2, z नहीं बदलता। -13.6 × 4 है
54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आंसर। और रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में। और कहा गया है फर्स्ट ऑर्बिट की, दिस ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, तो n की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, जेड की वैल्यू 2, कितना आया इसका आधा कर दीजिए, 0.265 एंगस्ट्रॉम आ गई रेडियस। अब एनसीईआरटी में थ्योरी के साथ साथ जो इंटेक्स क्वेश्चन है और जो एग्जाम्पल है इतने दे दिए गए हैं कि थ्योरी आपकी पूरी क्लियर हो जाती है उससे। और फिर हमने भी क्वेश्चन बुकलेट में दिए हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में पीछे बहुत क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लगाइए थोड़ा उनको, कुछ करवाएंगे भी हम, पढ़ाएं। स्लाइड दे देते हैं, जो ना लिख पाए क्वेश्चन तो बाद में लिख लीजिए, जो पढ़ाया जब रिवाइज करेंगे तो देख लिया करिए उसको, कॉपी। हाँ ये बढ़ाए इसको। अब ये स्पेक्ट्रम हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मीन्स, क्या मतलब है हाइड्रोजन की जो निगेटिव में एनर्जी आ रही है, इसका रीजन पूछा गया है। जो निगेटिव में एनर्जी आती है, क्वेश्चन नहीं है, ऐसे थ्योरी में दे रखा है पूरा एक बॉक्स में करके, एनसीईआरटी में पूरा ये टॉपिक दे रखा है कि निगेटिव में जो एनर्जी आती है हाइड्रोजन की, क्यों निगेटिव में आ रही है, वही बताने जा रहे हैं। हेड डालिए, लिख लीजिए, हेडिंग क्या ऐसे लिखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अच्छा आप क्या क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में है, रेस्ट है, रुका हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ऐसे में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं लगेगा, फ्री होगा, न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन इसके ऊपर नहीं लगेगा। वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तो कोई नाप ही नहीं सकता, इतनी इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो कोई इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं। इतना जानते होंगे, जितना पास होगा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, दूर होगा अट्रैक्शन फोर्स कम। भाई ये प्लस है, माइनस है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम, बिल्कुल अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, और ये रेस्ट में है।
और कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। ये रेस्ट में माना है, इलेक्ट्रॉन है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आने लगेगा, इसके अट्रैक्शन फोर्स में आने लगेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी। नेगेटिव में होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्यों नेगेटिव में होगी बताइए कोई जना। अरे ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी। टोटल एनर्जी भी इसकी जो निकालेंगे वो क्या आएगी, कम होने लगेगी, नेगेटिव में आएगी, कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर, ये यहाँ पे है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये कोई एन शेल, ठीक। ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, कोई एन शेल। जैसे जैसे एन की वैल्यू, जैसे जैसे शेल नंबर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसकी जो निगेटिव वैल्यू होगी और क्या होती जाएगी, निगेटिव वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले तो मैग्नीट्यूड की बात करिए, मैग्नीट्यूड की। एक मिनट, इसकी वैल्यू क्या आई थी पहले बताइए, इसकी वैल्यू लिख दें एग्जाम्पल, तब से क्लियर रहेगा। कोई बताए इसकी वैल्यू क्या आएगी हाइड्रोजन के लिए। फर्स्ट सेल में एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ क्या आएगी, -3.4, -3.4। यहाँ क्या आएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए साइन ना लें, खाली एब्सोल्यूट वैल्यू लें, सिर्फ वैल्यू लें, साइन ना लें, तो जैसे जैसे शेल नंबर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एनर्जी वैसे क्या हो रही है, कम होती जा रही। जैसे जैसे यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी सबसे कम, और एनर्जी सबसे कम तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है। कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ग्राउंड स्टेट। क्यों, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है। एनर्जी इतनी कम होगी, सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल स्टेट ये होती है क्योंकि एनर्जी सबसे कम। और अगर कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब माइनस ना लें, तो वो वैल्यू सबसे बड़ी, ये बात दी है, अगर पूछ ले एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे बड़ी 13.4, 13.6 सबसे बड़ी, 3.4 कम हो गया, 1.51 और कम हो गया। बात समझ में आ रही, दो बात कह रहे हैं। और निगेटिव लेते हुए वैल्यू कौन सी है, ये सबसे छोटी वैल्यू बताया था, ये 13.6, इधर बताइए, इधर 13.6, 3.4, कौन सी वैल्यू बड़ी, 13.6। और माइनस से गुणा कर दिया तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है, इनइक्वलिटी चेंज, उलट जाएगा, उलट जाएगा, ये वैल्यू छोटी हो गई। तो यही सेंटेंस लिखा है, कभी थ्योरी में आ सकता है, कभी थ्योरी में आ सकता है। देखिए क्या लिखा है, ये लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू वही 13.4, ज्यादा किससे, 3.4 से, ये मतलब है। एंड मोर निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू -13.4 और -3.4 में कौन बड़ा, -3.4, ठीक है, ऐसे मतलब है। क्या कहा, सुन लीजिए पहले सेंटेंस को। एज द इलेक्ट्रॉन गेट क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, एन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ई एन बिकम्स लार्ज इन एब्सोल्यूट वैल्यू, लार्ज इन एब्सोल्यूट वैल्यू, ये फर्स्ट वाली, ये एन की वैल्यू 1, ये एन की वैल्यू, ठीक है, लार्ज इन एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड मोर निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू मोर एंड मोर निगेटिव वैल्यू होगी। निगेटिव वैल्यू को कह रहे हैं मोर, वैल्यू को खाली कह रहे हैं मोर, ठीक है, इस वैल्यू को कह रहे हैं खाली, अगर वैल्यू ले रहे हैं तो मोर कहेंगे।
एनर्जी कम होगी। अगर खाली वैल्यू को कहेंगे तो क्या, मोर, मोर वैल्यू, ये मोर वैल्यू, खाली वैल्यू कहेंगे। तो हमने साइन के साथ ये बताया अलग से, इसको यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ये तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। निगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू जो हो, वैल्यू होगी मोर एंड मोर, निगेटिव वैल्यू होगी, लिखाइए ऐसे लिख दीजिए, उतारिए इसको पहले ये लिखिए, पहले ये बनाइए, ये मतलब है सेंटेंस के, ये बनाइए पूरा, ये लिखिए, फिर से एक बार बताते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, किसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, वो तो पढ़ रहे हैं, है तो रियल में अगर कहा जाए फर्स्ट शेल की एनर्जी ज़्यादा या सेकंड शेल की एनर्जी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की है, सेकंड शेल की एनर्जी ज़्यादा, थर्ड शेल की एनर्जी और ज़्यादा, ये एनर्जी लिखी हुई है, ये एनर्जी, ये रियल, क्या चीज़, काइनेटिक तो हम लोग ये किसी एक जगह होगा इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी तो रिवॉल्विंग वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, अट्रैक्शन वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये है। हाँ हाँ, क्या जाएगा, हाँ 13.6 वाला सबसे स्टेबल होगा, बस यही याद रखना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो गई, यहाँ पे स्टेबिलिटी और कम हो गई, इसीलिए सिर्फ कितनी देर रहता है, वापस लौट के यहाँ आता है स्टेबल स्टेट में, ठीक। बस निगेटिव वाली वैल्यू को समझ लीजिए। अगर एनर्जी की बात करें और पूछे कौन सी एनर्जी ज़्यादा, इन दोनों में बताइए कौन सी एनर्जी ज़्यादा, ये ज़्यादा और ये कम, ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी क्या होती है, सबसे कम, ये क्या है, कौन सी स्टेट, फर्स्ट एक्साइड, इससे गलत नहीं होगा आपका कभी भी, लिख लीजिए, सिंपल कर दिया हमने बिल्कुल। ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी सबसे क्या होती है, ज़्यादा, मैक्सिमम एनर्जी होती है, और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कम होती है, ठीक है। सबसे कम किस में होती है, हाँ सबसे कम किस में होती है, ग्राउंड स्टेट में, और ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ी और बढ़ी, तभी तो ऐसा होता था, एटम ग्राउंड स्टेट में है, रेडिएशन डाले तो उसकी एनर्जी बढ़ी तो ऊपर भागता था, नीचे नहीं आता था, ऊपर भागता था, नहीं, लिख लीजिए। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस दिया है, उसको हमने ऐसे लिख दिया बिल्कुल यार। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट में उल्टा लिख दिया मैंने शायद, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, ठीक है, ये है, ये मोर एनर्जी, मैक्सिमम नहीं मोर कहेंगे, मोर, मोर, मोस्ट नहीं कहेंगे, मोस्ट तो आगे आएगा, मोस्ट होता जाएगा, मोस्ट किसे कहेंगे, जीरो वाले को, निगेटिव वैल्यू छोटी होती है जीरो से, इतना जानते हैं आप लोग, बस यही है, ये मैक्स सबसे ज़्यादा एनर्जी ये है, और जैसे जैसे आएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। नंबर लाइन ये होता है जीरो, और ये +1 +2 +3, ये बढ़ रही है वैल्यू, -1 -2 -3, क्या हो रही है वैल्यू, घट रही है, डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ध्यान रखिए। जीरो सबसे बड़ी वैल्यू, यहाँ पे जीरो पे है, जीरो से कम आ रहा है तो घटेगी सीधी सीधी, बढ़ा दे इसको, अब लिख लीजिए इसको, as the electron get closer to the nucleus and decreases, En become larger in absolute value, En become larger in absolute value and more negative, and more negative. मोर एंड मोर नेगेटिव, सब लिखा है एनसीईआरटी, देखिए एक पैराग्राफ पूरा यही लाइन लिखी हुई है पूरी, ठीक है।
अब इसमें इसके बाद सेंटेंस है ना लिखे तो भी चल जाएगा, ये तो आपने पढ़ लिया। n बराबर 1 क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी? मोर निगेटिव कौन सी? निगेटिव एनर्जी। सबसे मोर निगेटिव एनर्जी कौन सी? मोर निगेटिव मतलब समझ रहे हैं? ग्राउंड स्टेट मोर निगेटिव। और मोस्ट स्टेबल ग्राउंड स्टेट। भाई लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए, और क्लियर हो रहा है इससे। आप कहते हैं मोर निगेटिव वैल्यू कौन सी एनर्जी की होती है? ग्राउंड स्टेट की। मोर निगेटिव सबसे निगेटिव वैल्यू होगी, सबसे निगेटिव वैल्यू, मोस्ट निगेटिव एनर्जी। ग्राउंड स्टेट मोस्ट निगेटिव एनर्जी और मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। और ज्यादा एनर्जी या कम? मोर निगेटिव मतलब लेस वैल्यू, मोर निगेटिव मतलब लेस वैल्यू ऑफ एनर्जी, लीस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब ये प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। लीस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी, मोस्ट निगेटिव का मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी। जीरो से कम आएंगे तो एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। साइन इंक्लूड किया गया है? नहीं किया गया है, साइन इंक्लूड करते हुए नहीं। साइन ना लेते तो क्या होता? सबसे बड़ी वैल्यू होती, सबसे बड़ी वैल्यू होती एनर्जी की, सबसे बड़ी वैल्यू होती। नहीं, साइन इंक्लूड किया जाता है। ठीक, और टाइम लग गया इसमें। हाँ, अब लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल बड़ा लिखिए जल्दी फटाफट। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, सिर्फ हैंड डालिए। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। अब इसमें समझ लीजिए पहले एक पॉइंट। बोहर मॉडल सिर्फ किसके लिए था? हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। अगर कह दें क्या हीलियम पे लगेगा बोहर मॉडल? हीलियम पे नहीं लगेगा। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एक्सप्लेन मॉडल नहीं दे पाए। ठीक है, अगर हीलियम +1 के लिए कह दें तो लग जाएगा, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है, लिख लीजिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोहर मॉडल या बोहर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। फिर एक लाइन लिख लीजिए, ये समझाते हैं अभी क्या है। he could not, he also could not explain the, he also could not explain the splitting of spectral lines, spectral lines। इसमें 2 पॉइंट है, क्या मतलब बताते हैं। लिखाया था नंबर 1 लिखिए। When source is placed in magnetic field, समझाते हैं, लिख लीजिए पहले, पूरा कर लीजिए। पहला सिर्फ पहला लिखिएगा, दूसरा नहीं। Source is placed in, source is placed in magnetic field। जैसे ये हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन का ये लाइन स्पेक्ट्रम था, समझ लीजिए पहले स्पेक्ट्रम था। स्पेक्ट्रम कैसे देखते हैं सब आपको पता है, वो सब पूरा नहीं बना रहे हैं। जब सोर्स को रखा गया जिससे लाइट मिल रही है, जिससे रेडिएशन मिल रहा है, हाइड्रोजन को रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में। किस में रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड में। यही जब सोर्स को रखा गया, हाइड्रोजन को रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में,
देखिए ये H को रखा गया है, ये सोर्स है, इन मैग्नेटिक फील्ड, तब की बात हो रही है। यहां पे कोई फील्ड नहीं लगाई, नॉर्मल। सोर्स क्या था, हाइड्रोजन लिया हमने, मान लीजिए एग्जाम्पल, ऐसे ही देखा गया स्पेक्ट्रम को। अब जानते हैं स्पेक्ट्रम, यहां पे क्या अंतर कर दिया गया, सोर्स को रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर रेडिएशन मिले, उनको डाला गया किस पे, प्रिज्म के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा, तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या है ये, फोटोग्राफिक प्लेट है, और ये दिख रहा है हम लोग को लाइंस। तो जब यहां देखा गया तो देखा गया कि एक लाइन ब्रेक हो गई कुछ फाइन लाइंस में, स्प्लिटिंग हो गई। ये एक जो सिंगल लाइन थी वो कई लाइन में, हमने डॉट डॉट करके दिख दिया है, थोड़ा सा पास पा बना के दिखा देते हैं आपको। वही एक लाइन कई, उसको डॉट ही डॉट बन पाएगा, बहुत पास नहीं आ पाएगा, नहीं मिल जाएगा। एक लाइन कई फाइन लाइन में ब्रेक हो गई है, वही सिंगल लाइन जो थी वो देखा कि कई फाइन लाइन में स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिट कर गई। इसको बोहर नहीं बता पाए। कैसे बताया गया, कोई बता सकता है इसको, किस थ्योरी से कैसे बताया गया? बोलते हैं इसको जी मैन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, जी मैन इफेक्ट। हाँ बताए कोई आगे आएगा, कोई बताए। स्प्लिटिंग जो होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, जब सोर्स को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो स्प्लिटिंग दिखाई दी कि एक लाइन जो थी वो कई फाइन लाइन में ब्रेक हो गई, 3 में ब्रेक हो गई, 5 में ब्रेक हो गई, नहीं? तो ये जो स्प्लिट कर रही है, किसकी वजह से ऐसा होता है, कोई बता सकता है? इसको किससे एक्सप्लेन किया गया? क्वांटम नंबर से। कौन सी क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। किससे एक्सप्लेन किया गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, जितनी क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, उतने में ब्रेक हो जाएगा। जितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उतने में ब्रेक हो जाएगा। जैसे पी के लिए कितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है, पढ़ाया नहीं, अभी आएगा इसी चैप्टर में। हाँ, पी के लिए कितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती, किसी को पहले से आता हो बताए? अगर पी शब्द शेल है, पढ़ेंगे अभी आज से SPDF। हाँ, नहीं पढ़ा किसी ने? पी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3, एस के लिए 1, डी के लिए 5, एफ के लिए 7। फॉर्मूला होता है 12+1, कुल समझ रहे होंगे नहीं? तो उतने में ब्रेक होती है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आगे क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन किया गया जीमैन इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन आता है, जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक, और जब सोर्स को रख दिया गया किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, नाम दे दिया क्या? स्टार्क इफेक्ट। तो इसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? फिर सुन लीजिए, फिर से याद हो जाना चाहिए। जब सोर्स को रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो एक सिंगल लाइन थी वो दिखी, एक सिंगल लाइन जो थी वो दिख रही थी किसमें? कई फाइन लाइंस में स्प्लिट कर गई। इसी को कहते हैं क्या? जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। कब कहते हैं जीमैन इफेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए सोर्स को। और स्टार्क इफेक्ट कब कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो इसका रीजन बोहर नहीं बता पाए। और कैसे एक्सप्लेन किया गया जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को? हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, जो कि आगे पढ़ेंगे। लिख डालिए जल्दी से। ऐसे नहीं सेंटेंस रट लेने खाली। उतारिए भाई तेजी से, जल्दी 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 उतारिए भाई।
नेक्स्ट टर्न पढ़ेंगे आप एस पी डी एफ सब शेल शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुंड जोल, बस वही वाला पार्ट बचा है, उसके बाद क्वेश्चन कराने हैं कुछ, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। एस पी डी एफ शेप सब सारी एनसीईआरटी के 3 पन्ने रह गए लास्ट के। हाँ थोड़ा सा ग्राफ उसके हैं, बढ़ाएं इसको, बढ़ेगा ही नहीं आ गया, 2 रह गई थी स्लाइड इसकी। तो भाई जीमैन इफेक्ट स्टार इफेक्ट को नहीं बता पाए, और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो भी इससे इनके बोहर मॉडल जो था इसके अगेंस्ट थे। जो बोहर थ्योरी थी वो अगेंस्ट थी किसके, डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं अभी, और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनके अगेंस्ट था कौन सा मॉडल, बोहर मॉडल। तो अब पढ़ना पड़ेगा अगेंस्ट के, हमें डुअल नेचर है क्या, दूसरा मतलब डी ब्रॉगली इक्वेशन है क्या, दूसरा हाइजेनबर्ग है क्या, इसके बाद वही आ रहा है। लिख खाली याद करना है अभी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए इसको याद कर लीजिए कि बोहर थ्योरी इज अगेंस्ट, बोहर थ्योरी इज अगेंस्ट विद डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो अगेंस्ट थी किसके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट थी बोहर मॉडल। तो ये सब रीजन हम लोग पढ़ने हैं, अभी बोहर मॉडल पढ़ा है खाली, इनके रीजन अभी आने हैं। स्प्लिटिंग का रीजन आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, लिख लिया। ये भी लिख लीजिए, ही फेल्स टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। He failed to explain the fine structure of spectral line. Fine structure of spectral line को जानता है fine structure? नहीं पता? अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आप लोग, पहला चैप्टर। पता है भाई कोई ना, थोड़ा बहुत ABCD पता हो। रीजन तो आगे आया इसका, होता क्या है फाइन स्ट्रक्चर, कोई फील्ड नहीं लगा रहे हैं, दोनों का रीजन आना है। देखिए पहले इसको समझिए, जब इसी को देखा गया, इसी स्पेक्ट्रल लाइन को, जो हाइड्रोजन एटम है उससे जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, इसी को देखा गया हाई रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोस्कोप से। किससे देखा गया, हाई रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोस्कोप से। जैसे मोबाइल है, जूम कर दें कोई चीज़ को तो बिल्कुल एक एक लाइन दिखने लगती है जूम करने से, तो उससे देखने को मिला वही एक लाइन कई फाइन लाइन से मिलके बनी थी, स्प्लिटिंग नहीं है यहाँ, कई फाइन लाइन से मिलके बनी थी वही एक लाइन। क्या किया गया, इसको जूम कर दिया गया, इसको जो लाइन मिल रही थी इसको जूम कर दिया गया, तो वही एक लाइन मिली थी, कई फाइन लाइन से मिलके बनी थी। इसको बोहर थ्योरी एक्सप्लेन
नहीं कर पाई। कोई बता सकता है कैसे एक्सप्लेन हुआ? हमने नहीं पढ़ाया, पहले कभी पढ़ा हो? कोई बताए भाई, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया? ये बताया गया शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं। कोई एक शेल होता है, उसके अंदर क्या होती है? सब शेल्स होती हैं, एसपीडीएफ होती है। उसी कारण ये कई लाइन होती हैं। कई एनर्जी होती हैं तो कई लाइन होंगी, कई एनर्जी तो कई लाइन। बताएंगे अभी आगे आएगा। ठीक, लिख लीजिए इस पॉइंट को, ऐसे बना लीजिए जल्दी से, आना है ये दोनों तीनों पॉइंट सारे आएंगे। जल्दी जल्दी। ये ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक क्यों है इसका रीजन सबका आएगा, सबका रीजन। अभी खाली लिखना है ड्रॉबैक, कमियां। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं बता पाए। ये बना लिया हो तो आगे बढ़ाएं। पूछते हैं ड्रॉबैक, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लिख लिए, लिख लिए पूरी बात। When higher spectrum is observed by high resolving power spectroscope, तो क्या पाया गया? बस थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो रहा है, आज ही खत्म हो जाएगा। अब बहुत लिखना नहीं रहेगा, समझने वाला ज्यादा रहेगा अगले टर्न पे। चैप्टर ही ऐसा है। अब उसके बाद कम कम लिखना रहेगा। और ये सब छोड़ा नहीं जा सकता, कोई पॉइंट, एक शब्द इसका। It is found that individual spectral lines are not single but consist of several line। उसमें कई लाइन हैं, स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ये कई लाइन दिखी। और उसका रीजन ये जो कि पढ़ेंगे आगे। इट इज बिकॉज सब एनर्जी लेवल आर प्रेजेंट इन सेल। शेल पढ़ेंगे, शेल क्या होती है पूरा आना है। सब एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट इन सेल। शेल के अंदर सब एनर्जी लेवल होते हैं। सब एनर्जी लेवल किनको कहते हैं? एस, पी, डी, एफ, इन्हें कहते हैं सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल होते हैं किसी एक शेल के अंदर। ठीक है, बताइए तो बढ़ाएं इसको। रुके तो हम जा कहीं नहीं रहे। भाई एक एक बात एनसीईआरटी पढ़नी थोड़ा टाइम लगता है, नहीं छोड़ के पढ़ा नहीं रहे। थोड़ा लिखना वाला कार्यक्रम थोड़ा फास्ट चले तो अच्छा रहेगा। पढ़ा दे। अच्छा, एक पॉइंट और है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। भाई ये तो पढ़ा था आपने, mvr बराबर NH/2π। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे पाए। ये कहाँ से आ गया उनके दिमाग में? भाई इक्वेशन उन्होंने कहा mvr, चलो ठीक है, एंगुलर मोमेंटम सब लोग जानते हैं mvr होता है। ये कहाँ से ये फिगर आ गई H/2π के बराबर होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी। इसको भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यहाँ कहाँ से ले आए थे। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था उनके पास। को बता सकता है कहाँ से आया था ये? है, हाँ बिल्कुल सही, डी ब्रॉगली इक्वेशन से आया था। बताएंगे अभी, वही बताने जा रहे हैं। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ